हेलो एवरीवन। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 6 उसका नेक्स्ट वाला टॉपिक करेंगे। पहले हमने किया था इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, आज हम करेंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। चलो आइए करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है वो ये है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ये हमारी बेसिक इक्वेशन भी है अकाउंटिंग इक्वेशन की। तो मान लो, देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। मान लो आपको ना लाइबिलिटीज़ दे दी आपको 5 लाख की, और कैपिटल दे दी आपको 2 लाख की। तो वो बोलेगा कि आपको ना एसेट फाइंड आउट करनी है। अब एसेट कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब हमें पता है एसेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होता है। तो यहाँ पे लाइबिलिटी वाली अमाउंट डालेंगे। लाइबिलिटी कितनी है? 5 लाख की, तो 5 लाख यहाँ पे लिखेंगे। और कैपिटल कितनी है? 2 लाख की, तो 2 लाख यहाँ पे लिखेंगे। तो 5 और 2 7 लाख, तो जो एसेट आई वो आई हमारी 7 लाख की। तो ऐसे ही एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। अब मान लो हमें ना इस वाले क्वेश्चन में हमें ना कैपिटल निकालनी है। तो हमें एसेट गिवन है मान लो 5 लाख की, और लाइबिलिटी गिवन है मेरे को 3 लाख की, और कैपिटल मेरे को निकालनी है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? अब देखो, ये लाइबिलिटी की अमाउंट है, ये एसेट की अमाउंट है, हमें निकालनी है कैपिटल। तो इस 5 लाख के तो यहीं रखेंगे। ठीक है, ये 3 लाख को मैं इधर ले आऊँगी तो कैपिटल निकलेगी ना मेरी। तो अगर मैं 5 लाख यहीं पे रहे, ये इधर आएगा इक्वल के साइड में, तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये उधर प्लस का है ना। 3 लाख ये हो गए, और इक्वल में ये कैपिटल इधर आ जाएगा, है ना। ऐसे हो सकता है ना। तो 5 में से 3 गए, 2 लाख बचेगा, तो ये 2 लाख की क्या निकल के आ गई? कैपिटल। तो ऐसे ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। अब सेकंड वाला फॉर्मूला है, ये है प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो इसके बेस पे आइए हम क्वेश्चन करते हैं। अब मान लो हम ये एग्जाम्पल करते हैं। ये क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख की गिवन है, ड्राइंग 1 लाख की गिवन है, एडिशनल कैपिटल 1 लाख की गिवन है, और ओपनिंग कैपिटल 50,000 की गिवन है। तो हम इसको अगर सोल्व करें तो 3 लाख में 1 लाख ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 लाख। फिर ये 1 लाख आएगा और ये 50,000, तो यहाँ पे बच गए 3 लाख, और ये 50,000 लेस करने हैं तो यहाँ पे ये कितना बचेगा? 250। तो 250 क्या आया हमारा? प्रॉफिट। अब मान लो ये फॉर्मूला गिवन है हमें बुक में, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन में आ गया एग्जाम में कि आप ना क्लोजिंग कैपिटल निकाल के दिखाओ। अब आप बोलोगे मैम ने तो सिखाया ही नहीं क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, अब हम कैसे निकालें? तो बच्चों सिर्फ आपको ना ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले के बेस पे आप इनमें से ना कुछ भी निकाल सकते हो, चाहे एग्जाम में आपके क्लोजिंग कैपिटल वो पूछे, चाहे वो ड्राइंग पूछे, चाहे एडिशनल कैपिटल पूछे, चाहे वो कुछ भी पूछे, आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? अब देखो, मेरे को क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, तो क्लोजिंग कैपिटल को मैं ऐसे एक साइड लिख लूँगी। ठीक है, अब जो आइटम बच गई है, ये लाइक प्रॉफिट बचा, ड्राइंग बचा, वो कैसे करना है? अब देखो, क्लोजिंग कैपिटल को मैंने रख लिया इक्वल के इस साइड। अब प्रॉफिट है, प्रॉफिट में मैं क्या करूँगी? माइनस का ड्राइंग, प्लस का एडिशनल कैपिटल और प्लस का ओपनिंग कैपिटल। ये कैसे हुआ? ये प्रॉफिट इधर था, तो मैं ना ड्राइंग को, एडिशनल कैपिटल को और ओपनिंग कैपिटल को मैं ना इस इक्वल के इधर ले आई। अगर मैं इक्वल के इधर लेके आऊँगी तो जो ये सिंबल है ना, ये माइनस प्लस, ये चेंज हो जाएंगे। चेंज कैसे हुए? देखो, प्रॉफिट एज इट इज़ है प्लस का, माइनस हुई ड्राइंग क्योंकि उधर प्लस की थी इक्वल के साइड में, यहाँ पे प्लस हुई एडिशनल कैपिटल क्योंकि वहाँ पे माइनस की थी, और यहाँ पे ये प्लस हो गई माइनस ओपनिंग कैपिटल थी, है ना, वहाँ पे इक्वल के साइड। जैसे हमें अब क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट है मान लो 5 लाख, ड्राइंग है 1 लाख की, एडिशनल कैपिटल है 1 लाख, और ओपनिंग कैपिटल भी है हमारी 1 लाख। तो कैसे करेंगे? 5 लाख 1 लाख ये लेस कर देंगे, कितना बचा? 4 लाख, प्लस में 1 लाख, प्लस में 1 लाख, तो 4 + 1 5 + 1 6, तो ये 6 लाख क्या हुआ? आंसर आया। और ये क्या निकल के आई? हमारी क्लोजिंग कैपिटल। अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में हमें एक फॉर्मूला तो ये याद रखना है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और यहाँ पे कैपिटल के बहुत सारे निकनेम हो सकते हैं। कौन कौन से? कैपिटल को हम नेटवर्थ भी बोल सकते हैं, कैपिटल को हम ओनर इक्विटी भी बोल सकते हैं, ओनर इक्विटी,
और क्या बोल सकते हैं, इसको सिंपल इक्विटी भी बोल सकते हैं और इसको हम नेट एसेट भी बोल सकते हैं। तो ये इतने सारे इसके निकनेम हैं। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछे कि आप नेटवर्थ निकाल के दिखाओ तो इसका मतलब है आपको कैपिटल निकालनी है। और कैपिटल कैसे निकलेगी, एसेट माइनस लाइबिलिटी, क्योंकि ये लाइबिलिटी उधर चला जाएगा, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल हो जाएगा अगर आपको कैपिटल निकालनी आए एग्जाम में। ठीक है, अब अकाउंटिंग इक्वेशन में ना हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इन द सेंस हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए, हमने इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हमने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम करेंगे टी शेप अकाउंट वाले क्वेश्चन। ये हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन का एक टॉपिक है, टी शेप अकाउंट। ये क्या होता है टी शेप। अब ना टी शेप अकाउंट वाले क्वेश्चन करने से पहले हमें ना एक ट्रिक पता होनी चाहिए। ट्रिक लगा लो या फिर निमोनिक्स लगा लो। वो क्या है, वो है ले कार। ले कार का क्या मीनिंग होता है, ये इनका देखो, एल से क्या होता है, ई से क्या होता है, सी से क्या होता है, ए से क्या होता है और आर से क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। एल से होता है लाइबिलिटी, ई से होता है एक्सपेंस, सी से होता है कैपिटल और ए से होता है एसेट और आर से होता है रिवेन्यू। ये मीनिंग है ले कार का। क्या है ले कार का मीनिंग, एल से लाइबिलिटी, ई से एक्सपेंस, सी से कैपिटल और ए से एसेट्स और आर से रिवेन्यू। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी साइड में ये इंक्रीज़ होते हैं और कौन सी साइड में डिक्रीज़ होते हैं। अब टी शेप अकाउंट में हम क्या सीखेंगे, देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, अब हमें ये पता है ना कि अकाउंट की दो साइड होती है, एक डेबिट होती है एक क्रेडिट होती है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सी चीज़ डेबिट साइड इंक्रीज़ होती है और कौन सी चीज़ क्रेडिट साइड इंक्रीज़ होती है। तो हम इसको देखो ऐसे समझेंगे, हमारे अकाउंट की दो साइड होती है, एक होता है डेबिट एक होता है क्रेडिट। अब जो चीज़ डेबिट के साइड बढ़ेगी और क्रेडिट के साइड बढ़ेगी वो कौन कौन सी हैं, देखो उसमें आएगा, एक तो आएगा हमारी एसेट्स और एक आएगा एक्सपेंसेस, है ना। देखो एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, हमने रूल में भी किया था डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो एसेट का नेचर होता है डेबिट, तो एसेट डेबिट साइड तो बढ़ेगी और क्रेडिट साइड कम होगी। सेम एक्सपेंस है, डेबिट साइड तो बढ़ेगा और क्रेडिट साइड कम होगा। ठीक है, तो हमें ये चीज़ ना याद रखनी है। अब आप ये क्वेश्चन करोगे ना टी शेप अकाउंट, तो ये उनमें आपको हेल्प करेगा। देखो अब हमने ये दो चीज़ें पढ़ी, एसेट और एक्सपेंस, डेबिट साइड इंक्रीज होंगे क्रेडिट साइड डिक्रीज होंगे। अब सेम है डेबिट और क्रेडिट, जो चीज़ डेबिट साइड डिक्रीज होगी और क्रेडिट साइड क्या होगी, इंक्रीज होगी, वो कौन कौन सी हैं, डेबिट साइड इंक्रीज होगी और क्रेडिट साइड, इसमें क्या आएगा कैपिटल और क्या आएगा लाइबिलिटीज़ और क्या आएगा रिवेन्यू। तो ये तीन चीज़ें आएंगी इसके अंदर, जो डेबिट साइड कम होंगी और क्रेडिट साइड ज़्यादा होंगी। तो वही है ना ये वो वाला जो हमने अब निमोनिक्स किया था, ले कार। देखो एल से लाइबिलिटी, ई से एक्सपेंस, सी से कैपिटल, ए से एसेट, आर से रिवेन्यू। तो ये पांच ही चीज़ें तो हम देख रहे हैं कौन सी डेबिट होगी कौन सी साइड क्रेडिट होगी। तो अब आप ये याद रखना, डेबिट और क्रेडिट में एसेट और एक्सपेंस, एक ये चीज़ याद रखना, और डेबिट और क्रेडिट में कैपिटल लाइबिलिटी रिवेन्यू, क्रेडिट साइड बढ़ेंगे डेबिट साइड कम होंगे, एक चीज़ ये याद रखनी है बस। अब आइए क्वेश्चन करते हैं टी शेप अकाउंट का। अब पहले हम देख लेते हैं टी शेप अकाउंट कैसा दिखने में होता है। टी शेप अकाउंट ऐसे होता है, ऐसे कॉलम होता है, एक ऐसे होता है एक ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा पर्टिकुलर्स रुपीज़, रुपीज़, ये डेबिट साइड होती है ये क्रेडिट साइड होती है, ऐसे होता है टी शेप अकाउंट। ठीक है, अब हम इसको ना क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं, समझते हैं। यानी कि अब हमें ना टी शेप अकाउंट बनाना है और एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आपको टी शेप अकाउंट प्रिपेयर करना है और किसके लिए प्रिपेयर करना है, एसेट के लिए प्रिपेयर करना है। तो एसेट गिवन है मशीनरी, तो मशीनरी वाला टी शेप अकाउंट हमें बनाना है। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, ऐसे मशीनरी अकाउंट ऊपर लिख देंगे, ये फॉर्मेट होगा और ऐसे करके यहाँ पे होगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब आप मुझे ये बताओ मशीनरी एसेट होती है या लाइबिलिटी होती है,
अब आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हो मैम जी, मशीनरी तो एसेट होती है। अब एसेट होती है तो डेबिट साइड वो इंक्रीज़ होती है और क्रेडिट साइड कम होती है। हाँ बिल्कुल सही। तो हम क्या करेंगे, अब मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब मान लो ट्रांजेक्शन है कि हमने मशीनरी परचेज़ की 20,000 की। अब मशीनरी हमने परचेज़ किया तो मशीनरी क्या हुआ, बिज़नेस के अंदर आएगी, और बिज़नेस के अंदर आ रही है तो मशीनरी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो एंट्री हम क्या करते हैं जब हम मशीनरी परचेज़ करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, ये एंट्री करते हैं ना। अब डेबिट साइड हम टू से डिनोट करते हैं और जो क्रेडिट साइड है वो बाय से डिनोट होती है। अब हमने मशीनरी परचेज़ किया तो एंट्री क्या होगी, टू कैश अकाउंट, है ना। अकाउंट नहीं डालेंगे यहाँ पे, सिर्फ कैश कैश डालेंगे। टू कैश कितने की खरीदी हमने, 20,000 की खरीदी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मान लो ये थी कि हमने ना मशीनरी बेच दी और वो हमने बेची 10,000 की। अब मशीनरी हमने 10,000 की बेच दी तो बिज़नेस से मशीनरी जाएगी, तो बिज़नेस से मशीनरी जा रही है तो क्या हो रही है, वो मशीनरी कम हो रही है ना। कम हो रही है तो कौन सी साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाय कैश, ठीक है। अब मान लो अगेन हमने मशीनरी परचेज़ करी, अगेन हमने मशीनरी परचेज़ करी तो हम यहाँ पे डालेंगे टू कैश। हमने अब करी 1 लाख की करी। और अब मान लो नेक्स्ट वाली ट्रांजेक्शन है कि मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 50,000। तो इसका क्या मतलब है, रिड्यूस्ड बाय का क्या मतलब होता है, रिड्यूस्ड बाय का मतलब होता है कि वो कम हुई है। कम हुई है तो हम उसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे उसको करेंगे बाय डेप्रिसिएशन करके। बाय डेप्रिसिएशन कितने से हुई है, 50,000, तो ऐसे 50,000 कर देंगे और ये बाय डेप्रिसिएशन। अब आप बोलोगे मैम आपने बाय डेप्रिसिएशन क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मशीनरी की वैल्यू यानी कि किसी भी एसेट की वैल्यू अगर कम होती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन करके लिखते हैं, बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन थी मान लो। अब मान लो हमने मशीनरी ना बेच दी, मशीनरी बेच दी तो क्या ट्रांजेक्शन होगी, बाय कैश। बाय कैश कितने में बेच दी, मान लो 50,000 में ही हमने बेच दी मशीनरी। अब मशीनरी बेची है तो बिज़नेस में से मशीनरी जाएगी, मशीनरी जाएगी तो कैश आएगा, तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया है। अब इसको ना हम बैलेंस निकालेंगे, बस यही ट्रांजेक्शन थी हमारी, तो हम इसको ऐसे करके टोटल करेंगे। डेबिट वाली साइड हमारी बड़ी होती है, क्रेडिट वाली छोटी होती है, सिर्फ एसेट के लिए। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1,20,000। ये हो जाएगा हमारा 1,20,000। यहाँ पे भी 1,20,000 आएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेट करो कितने की है, ये 50,000, ये 15,000, 1 लाख और एक 10 लाख, यानी कि 1,10,000। और ये टोटल साइड कितनी थी, 120। तो यहाँ पे बाय बैलेंस निकलेगा, यहाँ पे करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। आपको ये कंप्लीट लिखना है बाय बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10,000। तो ये हमारा मशीनरी अकाउंट हो गया क्लोज। बस ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में ये टी शेप अकाउंट बनाना, वो किसी के लिए भी हो सकता है, वो एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस किसी के लिए भी बनेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि डेबिट साइड में कौन सी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और क्रेडिट साइड में कौन सी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है। अब एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं टी शेप अकाउंट को, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हमने वो पिछले वाला एग्जाम्पल एसेट से रिलेटेड लिया था, अब ये वाला एग्जाम्पल हम लाइबिलिटी से रिलेटेड लेते हैं। तो लाइबिलिटी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेती हूँ, कौन से वाला, देखो मान लो मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, क्रेडिटर वाला लेती हूँ। तो क्रेडिटर वाला क्वेश्चन लूँगी तो ऐसे ये फॉर्मेट बना लूँ पहले मैं, ये ऐसे बना लिया मैंने फॉर्मेट। ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये सेम एज इट इज़ पर्टिकुलर्स और अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। मान लो ये मैं क्रेडिटर का बना रही हूँ, ठीक है। क्रेडिटर मान लो मेरा क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर का नाम क्या हो गया, कनिका नाम हो गया क्रेडिटर का। कनिका के मेरे को क्या देने हैं, मतलब कनिका मेरी क्रेडिटर है तो मेरे को क्या देनी है, इसके पैसे देने हैं। अब कनिका क्रेडिटर है, कनिका क्रेडिटर हुआ, और क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी है, मेरी लाइबिलिटी अब क्या होती है बताओ आप, क्रेडिट में बढ़ेगी या फिर कम होएगी, जल्दी बताओ। क्रेडिटर में क्या होगी, जो लाइबिलिटी है वो बढ़ती है। तो अगर मेरे क्रेडिटर बढ़ेंगे तो मैं लिखूँगी क्रेडिटर साइड, ये क्रेडिट साइड, और अगर मेरे कम होंगे क्रेडिटर तो मैं लिखूँगी डेबिट साइड, ठीक है। बस यही चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना तो आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे। अब मान लो मैंने ना कनिका से गुड्स परचेज़ किए, तो कनिका से मैंने गुड्स परचेज़ किया है तो मेरे क्रेडिटर बढ़ेंगे ना, तो मेरे क्रेडिटर बढ़ेंगे तो मेरे को किस साइड लिखने पड़ेंगे, क्रेडिट साइड। तो मैंने यहाँ पे
मैंने बताया था ना, यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे टू करते हैं, तो बाय टू करके हम करेंगे। तो बाय टू करके हम ऐसे करेंगे। अब मैंने कनिका से क्या खरीद दिया, गुड्स करे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी बाय परचेजेस। कितने के खरीदे, मैंने खरीदे कनिका से 20,000 के गुड्स। अब मैंने ये क्रेडिट साइड क्यों लिखे हैं, क्योंकि मेरे बिजनेस की जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। कनिका मेरी क्रेडिटर है। अब मान लो दूसरे वाले ट्रांजेक्शन में मैंने कनिका को पेमेंट कर दी, तो मैंने पेमेंट कर दी कनिका को, तो क्रेडिटर क्या हो गए मेरे, कम हो गए ना, क्योंकि लाइबिलिटी कम होगी तो किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने उसको पेमेंट कर दी, तो यहाँ पे मैं करूँगी टू कैश करके। मान लो मैंने उसको 10,000 की पेमेंट कर दी। फिर मैंने अगेन ट्रांजेक्शन क्या की, मैंने अगेन उससे गुड्स परचेज़ करे। अगेन अगर गुड्स परचेज़ करूँगी तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय परचेजेज अकाउंट। तो बाय परचेजेज अकाउंट मान लो मैंने उससे की 50,000 की गुड्स परचेज़। अब ये इधर ही क्यों रिकॉर्ड किया मैंने, इधर क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, क्योंकि मेरी जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, और जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है तो उसको हम ना क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब मान लो हमने कनिका को फिर अगेन पेमेंट कर दी, अगेन पेमेंट की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मान लो हमने ना उसको बैंक से पेमेंट की चेक के थ्रू, तो यहाँ पे मैं डालूँगी टू बैंक, और यहाँ पे मैं डालूँगी 20,000 की पेमेंट मान लो हमने कर दी। तो ये वाली ट्रांजेक्शन होगी। अब मान लो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, मैंने कनिका से जो गुड्स खरीदे थे ना, मान लो वो सही नहीं निकले, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न कर दिया तो इससे मेरी लाइबिलिटी कम होगी या ज़्यादा होगी, सोचो। कम होगी ना मेरी लाइबिलिटी। कम कैसे होगी, क्योंकि मैंने पहले ज़्यादा पैसा देना था, अब मेरे को कम पैसा देना है। क्यों कम पैसा देना है, क्योंकि मैंने उसकी जो गुड्स थी वो वापस कर दी। तो यहाँ पे एंट्री हम यहाँ पे डालेंगे टू परचेज रिटर्न करके। आपको ना ये वाली चीज़ पूरी लिखनी है एग्ज़ाम में, टू परचेज रिटर्न ऐसे, ठीक है। मान लो मैंने उसके गुड्स दे दिए 10,000 के वापस, तो ये ट्रांजेक्शन हुई, ठीक है। अब इसको ना हम बैलेंस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अब क्रेडिट साइड मेरी ज़्यादा वाली साइड है, तो पहले इसका साइड करेंगे। तो ये कितने हो गए, ये हो गए मेरे 70,000 इधर लिखने हैं, और यहाँ पे बैलेंस निकलेगा मेरा टू बैलेंस कैरी डाउन। कितने, देखो ये कितने हैं टोटल, 20, 30, 40। ये तो 40,000 हुई, और ये कितने हैं 70। तो 70 में से मेरे को 40 लेस करने हैं, तो ये कितने बचेंगे 30,000। तो यहाँ पे ये बैलेंस करके मैं 30,000 डाल दूँगी। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन का लास्ट वाला टॉपिक है। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं, ये तो बिल्कुल ईजी है। देखो इसमें ना एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन लाइक ये है, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट। मतलब मेरे को कि ऐसी एंट्री सोचनी है जिससे मेरी एक तरफ तो एसेट डिक्रीज़ हो रही है और एक तरफ एसेट इंक्रीज़ हो रही है। जल्दी सोच के बताओ मेरे को ऐसी ट्रांजैक्शन कौन सी है। ऐसी ट्रांजैक्शन मैंने किसके अंदर की है, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर की है ना। आप सोचो क्या हो सकती है जहाँ पे डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन एसेट दोनों हो। मैम ये क्या पूछ रहे हो आप, ये तो बहुत ईजी है। अगर हम गुड्स परचेज करेंगे कैश के अंदर तो इससे हमारी एसेट डिक्रीज़ होगी। कैसे होगी, देखो मैंने गुड्स परचेज किए कैश के अंदर, अब कैश के अंदर गुड्स परचेज किया तो कैश मेरा बिजनेस के बाहर क्या होगा, बिजनेस के बाहर जाएगा ना मेरा कैश, और गुड्स मेरी बिजनेस के अंदर आ रही है, यानी कि मेरा जो स्टॉक है वो इंक्रीज़ हो रहा है और जो मेरा कैश है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल हुआ ना इसका, डिक्रीज़ इन एसेट कैश डिक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ इन एसेट स्टॉक इंक्रीज़ हुआ, है ना। यही है बस। सेकंड वाला एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे सेकंड हमसे वो पूछे कि इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन कैपिटल, आप एग्जाम्पल दो कि ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जिससे ये ऐसे इफेक्ट पड़े। तो आप सोच के बताओ जल्दी जल्दी कौन सा है। अरे मैम ये तो बिल्कुल ईजी है, हम अभी बता देंगे कौन सी है, बताओ। अगर हम जो गुड्स है या मशीनरी है कुछ भी है वो हम क्या करें, प्रॉफिट पे बेचते, तो जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, कैश में रिकॉर्ड होता है। कैश में रिकॉर्ड होगा तो उससे हमारी जो कैश है वो इंक्रीज़ होगी, और जो कैपिटल है वो भी तो इंक्रीज़ होगी। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब मान लो थर्ड वाला एग्जाम्पल है डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन कैपिटल। अब इसको मेरे को एग्जाम्पल दो आप जल्दी जल्दी कि डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन कैपिटल कब होगा, जल्दी सोच के बताओ क्या होगा। इसका एग्जाम्पल हो सकता है ड्राइंग्स,
देखो जब हम ड्राइंग करेंगे, मान लो हमने गुड्स में ड्राइंग की, यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए हमने गुड्स निकाले, तो उससे क्या होगा, जो गुड्स है यानी कि जो स्टॉक है वो क्या होगा, कम होगा, और कैपिटल में से भी तो कम होगा, तो हुआ ना डिक्रीज इन कैपिटल और डिक्रीज इन एसेट। ये ऑलराइट गाइस, चैप्टर कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई इस चैप्टर में डाउट लगे तो आप रिप्ले भी कर सकते हो वीडियोस को, या फिर आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भी पूछ सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी कर देना। टाटा बाय बाय, कीप ग्लोइंग।